बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन है जनाब सिंबोलिज्म हैडर गैबलर के। अच्छा, सिंबोलिज्म का ये जो पीडीएफ है, ये सेम पीडीएफ आपको करंट नोट्स वाला भी मिल सकता है, सेम वैसा पीडीएफ भी हो सकता है ये वाला। इसमें से काफी पॉइंट्स उसके जैसे मिलते जुलते हैं। तो जो बच्चे मुझसे अक्सर कहते हैं ना कि भाई हमें नोट्स चाहिए, तो ज्यादातर मेरा काम जो होता है ना करंट नोट्स में से ही होता है। अगर वहां से ना हो तो उससे मिलता जुलता कोई वेबसाइट्स का होता है नोट्स, वो होता है। अब सिंबलिज्म देखते हैं तो ये क्या करते हैं जनाब। रिपीटेड इमेजेस होते हैं और सिंबल्स जो हैं वो सिंबल्स निशानात होते हैं, कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं और कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ तस्वीरें या कुछ ऐसी चीजें जो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, फ्रीक्वेंटली यूज की जाती हैं और इस ड्रामा में भी यूज की गई है टू कंट्रीब्यूट के शामिल किया जाए किसको, डेवलपमेंट को, यानी हमारे मरकजी ख्याल को फरोग दिया जाए। इसीलिए सिंबोलिज्म को यूज किया जाता है। यानी बाज बातें आपको ढके छुपे मानी में बताई जाती हैं, खुलेआम नहीं बताती जाती, क्योंकि राइटर भी इतना जो होता है ना आजाद नहीं होता, उसकी भी कलम के ऊपर कई किस्म के कवानीन होते हैं। रिपीटेशन दिखाई गई है यहाँ पर सर्टेन इमेजेस की, बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे चीजें हैं, इमेजेस समझने जो चीजें हैं जो हमें बार बार दिखाई जाती हैं द कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस मवाद के अंदर जो कि इस ड्रामे के साथ अटैचेस करता है और मेटाफोरिकली यानी इस्तारे के तौर पर हम उसे यूज करते हैं और सिग्निफिकेंस दिखाई जाती है, अहमियत दिखाई जाती है उस फिजिकल ऑब्जेक्ट की, यानी उसे इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सिंबोलिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हिडन मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेडर गैबलर के साथ जो है बेतहाशा ही सिंबोलिज्म के अनासर जुड़े पड़े हैं। नंबर 1 सेटिंग। सबसे पहले तो आपको ड्राइंग रूम दिखाया जाता है जहां पर बर्था के कान में वो आके खुसर फुसर कर रही होती है उसकी आंट जोजो के दूल्हा दुल्हन की आंख नहीं खुली, 6 महीने बाद हनीमून से आए हैं तो कर क्या रहे हैं, अभी तक सोए हुए हैं, उठे क्यों नहीं। सुबह सुबह ही अगर आंटी की आंख खुल गई है तो नौजवान नस्ल की तो आंख वैसे ही देर से खुलती है ना। सबसे पहले ड्राइंग रूम की सेटिंग के पास आ जाते हैं। उसको रखा ही नहीं गया चेंज किया जाए, नहीं, अनचेंज रखा गया पूरे ड्रामा के अंदर, वो सेटिंग चेंज नहीं की। हालांकि हेडा गैबलर कहती है ना कि चेंज करे, पर थोड़ी सी मेज को उठा के इधर से उधर कर दिया जाता है, ज्यादा चेंजिंग नहीं होती। ये भी सिग्निफिकेंट है, सिंबॉलिकली इसकी बहुत अहमियत की गई है, क्योंकि ये हमें क्या बता रही है, डोमेस्टिक केज, वो हमारा पिंजरा जो घरेलू पिंजरा है हेडा के अंदर। सो सेटिंग को आप कहेंगे डोमेस्टिक केज, ये आपका ये वर्ड है। एज अ वुमेन, हफ्तीन के लिए, खातून के लिए या वाइफ के लिए ये एक घरेलू पिंजरा है, कौन, ड्राइंग रूम। अब वहां पर क्या है जनाब, उसे फेंक दिया गया है। अगर हम वहां पे नजर दोहराते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें गहरे और बड़े ही धुंधले किस्म के रंग नजर आते हैं जो कि ड्राइंग रूम के अंदर है। असल में जब हेडा आती है ना तो देखती है तो आंट जोजो ने ना बड़ी फूल बूटियों वाली चादरें डाली होती हैं अपने जमाने में। हेडा उठा के, वो जैसे हमारे जैसे खवातीन होती है ना, कहती है सोफे की पोशिश गंदी नहीं होनी चाहिए, गुलाफ चढ़ा देते हैं इनके ऊपर, तो गुलाफ किसी भी प्रिंट के मिल जाते हैं। हेडा जी आगे वो सारे गुलाफ उठा के फेंकती है पड़े, और नीचे से जो पोशिश होती है ना वो तो जाहिर है इंग्लिश कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने डार्क कलर्स दिखाए हैं जनाब, जो ड्राइंग रूम में यूज हो रहे हैं। इसके साथ उसका बताया गया मोन मोनोटनस लैंडस्केप्स, मोनोटनस होती है बिजारी वाली लैंडस्केप्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें जो कलर्स दिखाई दे रही है ना उसके साथ हमें बेजारी महसूस हो रही है। कोई फूल बूटे हमें हो तो हमारे अंदर उमंग पैदा होती है, लेकिन ये तो बड़े सोम्बर से कलर है, गहरे कलर, काले नीले पीले, पीला तो है चलो डार्क हो गया ना, कोई भी आप लगा ले, जामनी कलर, डार्क कलर लगा ले, तो इसमें से आपको बेजारी महसूस होती है। अब यहाँ पर क्या है जनाब, कॉन्स्टिट्यूट दिखाया गया है हर प्रिजन के, उसका ये प्रिजन जलता ही जा रहा है, जारी है उसकी ये कैद, इस वजह से मोनोटनस लैंडस्केप है। और रिलीव्ड बाय अ ग्लास डोर, सिर्फ उसे सुकून कहाँ पर मिलता है, जब वो खड़ी हो जाती है उस शीशे के दरवाजे के सामने आके जहां से वो बाहर झांक सकती है। लुक्स आउट इनटू द ऑटम फॉलेज। अब यहाँ पर वो क्या करती है, ऑटम फॉलेज देखिए, वो ऑटम हो जाते ना, यानी खजा के पत्ते गिरते हैं, फॉलेज होती है आप शाख के पत्तों का गिरना, वहां पर वो खड़ी होकर पत्तों का गिरना देखती है ज्यादातर, उसे बाहर भी कोई पूरी सुकून मंजर दिखाई नहीं दे रहा। हम नहीं कह सकते भाई मेम साहब ने बाहर कोई हरियाली देख ली, कोई फूल शूल देख लिए, नहीं, बाहर भी उसे आटम के पत्ते गिरते दिखाई देख रहे हैं। पूरे के पूरे फ्लो में काफी दफा खड़ी होती है जाके इस ग्लास डोर के पास, बेतहाशा मरतबा वो यहाँ जाती है, जब परेशान होती है वो इस डोर के पास ही चली जाती है। ऑडियंस को दिखाया जाता है, आपके जनाब रिमाइंडेड करवाया जाते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट को,
ऑफ द स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ द हाउस, यानी घर के अंदर जो लोग हैं वो रूहानी तौर पर बड़े बंजर हैं, उनके अंदर रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं है, परेशानी उनमें फैली हुई है। और ये भी आपको इस वजह से दिखाया गया है, डार्क कलर की वजह से, ऑटम की वजह से, और मोनोटोनस दिखाई गई, चेंजिंग कोई नहीं दिखाई गई, बेजारी हो जाती है। अभी अभी मैंने 4 साल बाद अपने सोफे के गलाफ चेंज किए, तो मैंने कहा शुक्र है जरा कलर चेंज हुआ, प्रिंट चेंज हुआ तो मोनोटोनस हो जाती है ना, जब हम सेम किस्म की चीजें रखते हैं तो बेजारी आ जाती है। अब ये सारे के सारे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सिंबोलिज्म ये हमें दिखा रहे हैं उनकी रूहानी बेजारगी, रूहानी बंजरपन दिखा रही है, घर के लोग रहने वाले बेजार माइंड के लोग हैं, और ओपन्स आउट द डिटोरिएटरली लाइफ। अब यहाँ पर ये जो लाइफ है जनाब, ये कौन सी लाइफ है, ये वो लाइफ है जो कि ऐसे दिखाई जाती है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से फरार हासिल करें, आप अपनी जिंदगी को गुजारें, ओपन आउट करें, बाहर जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो हटून है, बाहर निकलेगी तो किसी का साथ चाहिए। येलो एंड विदर्ड, यहाँ पर वो जो जिंदगी उसकी बनी हुई है ना, डिटोरिएटिंग जिंदगी, उसकी पिंजरे में कैद जिंदगी, वो मुरझाई है, जैसे पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो गिर जाते हैं, विदर्ड हो जाते हैं जब वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये सारा कुछ दिखाया गया सेटिंग के अंदर। और ये सीजन ऑफ डेथ है जनाब, मौत का सीजन है। ऑटम जो है अच्छा नहीं समझा जाता, सिर्फ जॉन कीट्स ने ऑटम को कहा तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी प्यारी हो, वरना ऑटम को मौत का मौसम कहा जाता है। दिस कास्ट एमोनियस ओवरटोन्स, एमोनियस बदशुगनी वाली ओवरटोन्स भी होती है, क्योंकि इस घर के अंदर ऑलरेडी एक मौत हो भी चुकी है। जिस मरे हुए शख्स का इसने घर खरीदा है, तो वो उसने कहा कि पहले ऑलरेडी यहाँ पर मौत ने डेरा डाला हुआ था, तो यहाँ पर पहले ही एक कैरेक्टर जो था ना वफात पा चुका था ऑन द कैरेक्टर ऑफ दिस सेटिंग, इस हॉल के अंदर। सो ड्राइंग रूम के अंदर उजाड़ बेआबाम दिखाया दे रहा है। अब हर ये कौन है, हमारी हेडा, हेडा की फ्रस्ट्रेशंस क्या है, एट हर पावरलेसनेस के जनाब, वो उसके पास पावर कोई नहीं है, डिपेंडेंस कर रही है टेस्टमैन के ऊपर। वो चाहती है इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द रिपीटेड इमेज ऑफ हर लुकिंग आउट ऑफ द ग्लास डोर, वो अपने शौहर पर इन्हिसार करती है। और उसकी बेहतरीन मिसाल यही होती है कि बार बार हमें ये दिखाया जाता है कि वो जाती है ग्लास डोर से बाहर देखती है, जब भी उसका शौहर उससे कोई बात करने लगता है वो शीशे के दरवाजे से बाहर देखने लगते हैं कि मैं कैद हूँ, मैं बाहर की दुनिया में जाऊं, लेकिन बाहर की दुनिया में भी उसे मुरझाया हुआ सारापन नजर आता है, सब हर तरफ जैसे कहते हैं ना उजाड़ दिखाई देती है, बाहर भी उसे कोई साथी नहीं नजर आता ना कि जिसके सहारे वो बाहर जा सके, अपनी जिंदगी बदल सके। ग्लास डोर की अब बात करते हैं तो बजाते खुद ग्लास डोर की अब उसका सिंबलिज्म आ गया। वो क्या है जनाब, बुझाते खुद ब्रेकेबल बैरियर है। एक ऐसा बैरियर है, मुक्का मारे ग्लास का डोर टूट जाए, आप हील वाली जूती मारे ग्लास का डोर टूट जाए, लेकिन वो तोड़ नहीं सकती इन नॉर्म्स को, रस्मों को तोड़ नहीं सकती। बिटवीन हर इनरैपमेंट वो इसके अंदर कैद है, किसके अंदर, अपने इस ड्राइंग रूम के अंदर और आउटसाइड द वर्ल्ड के अंदर वो कैद है। हालांकि ये ब्रेकेबल बैरियर है, थिया तोड़ कर आ जाती है डोर, थिया तोड़ आती है, रिश्ते सारे बच्चे छोड़ आती है शौहर के घर को, भाग जाओ, कहती है तुम यहाँ जा रही हूँ लव बर्ड के पीछे, ये तोड़ के जा भी नहीं पाती यहाँ से। ये अच्छी खासी फंसी रहती है अपनी किसके अंदर, रिवायतों के अंदर। कंजर्वेटिव वुमेन होती है ये असल में, और बनती बड़ी मेन है। आप वो ख्वाहिश किस चीज की चाहती है, वो चाहती है मुझे आजादी मिले, वो चाहती है कि एक नजर देख ले किसके अंदर, उस दुनिया के अंदर जिसकी उसको इजाजत नहीं कि वो उसे जाने भी। कोई भी बात होती है ना वो फटाफट लड़कियों को अंदर भेजा जाता है, आप अंदर चली जाए जनाब, यहाँ पर बात होने लगी है, लड़कियों को दिल में कसक आती है, वल्लाह पता नहीं कौन सी बात करने वाले ये लोग, मुझे उठा के अंदर भेज दिया। तो ऐसे में बल्कि मजीद कसक बढ़ती है। हैडा के साथ भी यही कुछ हो रहा था और उस जमाने की औरतों के साथ भी यही कुछ हो रहा था। असल में ये फेमिनिज्म के मौजू पे लिखा गया आपका ड्रामा है। अब यहाँ पर क्या है जनाब, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैरियर्स है। बैरियर वो है जो आपको शिफाफ है, दिखा सकता है। कन्फाइंड हेडा, जिसमें हेडा पाबंद है, वो बैरियर एक तो ब्रेकेबल है, दूसरा ट्रांसपेरेंट है, दोनों निकाल के लिख लें। ये आपकी ग्लास डोर का सिंबलिज्म की बात हो रही है, एक तो टूटने के काबिल भी है, दूसरा शफाफ भी है, उसको नजर भी आ रहा है कि टूटा भी तो मुझे बाहर क्या नजर आना है, बाहर भी मुरझाए हुए पत्ते फूल ही हैं। ये जो इमेज था ना, वॉकिंग नर्वसली, एक और काम वो करती है, ड्राइंग रूम में बार बार फिरती है, आगे पीछे जाती है, जब परेशान हो जाती है वो फिरती है यहाँ पर अक्रॉस द इनक्लोज्ड, लेकिन फिर वो बंद कर देती है, वो रास्ता कोई नहीं है ना, क्रॉस आर पार कुछ भी नहीं है, वो इनक्लोज्ड है, वो अंदर ही कैद है ड्राइंग रूम के अंदर। और लैपिंग नर्वसली बड़े बड़े कदम उठाती है परेशानी के, जब भी परेशान होती है तो लंबे लंबे कदम उठा के चहलकदमी शुरू कर देती है, और फिर चहलकदमी करते करते वो ग्लास डोर के पास जाके बाहर देखती है। तो सिंबलाइजेस क्या कर रहा है ये जनाब, द सोसाइटी इन जर्नल हैज द इम्प्रिजन्ड हर,
आम लिहाज से अगर देखा जाए ना तो माशरे ने उस औरत को कैद करके रखा हुआ है ड्यू टू इट्स डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी। उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी यही डेफिनेशन है ना, पाबंद डेफिनेशन कि वो एक औरत है और वो कैद रहेगी किसके अंदर? घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर। हैडा की कोशिश है जनाब कि वो रोल अदा करती है एक सबवेरिएंट वाइफ होने का। वो चाहती है कि एक ऐसी बीवी बने जो कि ताबिया है। अब बनती तो वो बड़ी डोमिनेट है ना, अगर डोमिनेट ना होती मिस्टर टेस्मैन के ऊपर, छोड़ के चली जाती उसे थिया की तरह, ये तो नहीं गई। तो ये तो एक ताबियादार बीवी है, लेकिन ये कोशिश करती है कि मैं ताबियादार बीवी ना बनूं, इसका अगेंस्ट किरदार अदा करूं। कर नहीं पाती है अगेंस्ट किरदार। हाँ, उससे बड़े काम करवाती है, चाय लेके आओ, ग्लास लेके आओ, ये करो वो करो, यानी उसे खूब नचाती है अपने हस्बैंड को, मगर ताबियादार बीवी के खिलाफ घर छोड़ के तो नहीं ना चली जाती। मदर कैन बी एक्सप्लेन्ड, और अगर हम उसे देखें कि एक वाइफ है वो बड़ी ताबियादार, और मदर कैसी है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी मैस्कुलिन अपब्रिंगिंग पर। मैस्कुलिन उसकी क्या थे जनाब? उसकी मर्दाना जो परवरिश हुई थी, अब्बा ने उसके हाथ में बंदूक दी थी, उसके घोड़े दिए थे, बड़ा उसका हेयर कट लड़कों वाला करवा के, और उसे मोहल्लों में भेजा हुआ था कि जाकर जहां मर्जी शूटिंग कर। अगर हम आमतौर पर कहेंगे भाई मुंडा बनाया हुआ था उसे, उसने बचपन से ही। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फिगर था ना उसके बाप का, वही डोमिनेट्स करता है उसके सबकॉन्शियस के ऊपर। उसको अपने अब्बा का ही अपने लाश शऊर पर कब्जा नजर आता है। शोहर उससे नजर आता है कि अब्बा तो माँ पे रोक डालता है ना, कि बंदूक गोली रखता था और ये दाढ़ी मूछ रखता था, तो टेस्मैन ने तो उस पर रोक भी नहीं डाला। इसको चाहिए था कि बंदा ऐसा जो आके इसके बाप की तरह इस पे रोक डाले। बाप उसकी एक फिगर था ना, एक स्ट्रॉन्ग फिगर था जिसको वो लाइक करती थी अपने बाप को, और हैडा गैबलर कहलाना ज्यादा पसंद करती है बेनिस्बत हैडा टेस्मैन। नोट कीजिएगा, जब वो बात करता है ना इससे लवबर्ग इसके हस्बैंड के सामने, तो इसे हैडा टेस्मैन कहता है। जो ही वो ब्रेक और लवबर्ग इसको अकेले में पाते हैं तो फौरन इसे हैडा गैबलर कहना शुरू कर देते हैं, टेस्मैन को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये भी ड्रामे की एक सिंबलिज्म थी कि अकेले में उसको उसके शहर के नाम के साथ नहीं पुकारा जाता, उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाता है। अब ये जो पोर्ट्रेट है ना, जो तस्वीर लगी हुई है कमरे के अंदर जनरल गैबलर की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो इसका सबकॉन्शियस ही तो दिखा रही है कि जिसने कब्जा कर रखा हुआ है दूसरों के ऊपर। बाप मर के भी तस्वीर में से इन्हें घूर रहा है और अभी भी वो इसके दिमाग पर छाया हुआ है। हैडा का कैरेक्टर और हैडा की जिंदगी हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे सारी की सारी जो है ना डिटरमाइंड है, सारी की सारी ने पुरअज़म कर रखा है थ्रू दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके साथ है? उसका मिलिट्री पास्ट के साथ, फौजियों वाला जो उसने अब्बा ने उसकी जिंदगी दी थी, अब्बा फौजी जो थे, तो उस पास्ट के साथ ही उसका कनेक्शन है। तस्वीर उसने उतारी कोई नहीं ना, हस्बैंड ने कोई जोर डाला के तस्वीर उतारो, तस्वीर चेंज करो। इस वजह से जनाब ये मिलिट्री कोड जो है ना उसकी जिंदगी के साथ ही है, और ये मिलिट्री कोड जो है ये फौज वाले बंदों पर ही होता है, और इसी पर वो जनाब छाई पड़ी थी। अब यहाँ पर वो एम्फसाइज क्या करती है? वो जोर देती है कंफर्मिटी का एंड डिसिप्लिन का। कंफर्मिटी के मुशाहबत रखो, जैसे फौजी उठते थे बैठते थे, रख रखाव से चीजें रखते थे। याद है आपको शुरू शुरू में वो आती है इसकी आंट जो और आके वो नहीं रखती है छाता, तो इसका शोहर ही रख देता है ना कुर्सी के ऊपर, वो जो बोनेट्स होता है, तो वो आके बोलने लग जाते हैं ये बोनेट इसने बरथाने यहाँ क्यों रख दिया, इसको मैं नौकरी से निकाल दूंगी। तो वो फटाफट जो होती है ना, नहीं हैट होता है शायद, उसका हैट वहां रखती है, छतरी वो फटाफट उसने सोफे के साइड पे रखी होती है, तो जल्दी से वो अपने हाथ में पकड़ लेती है कि ये भी मेरी है, हैट भी मेरा, लेकिन ये पुराना नहीं है, नया है। आंटी का दिल तोड़ती है ना। तो यहाँ पर वो मुशाहबत करती है असूलों की मुशाहबत देती है ना, कि मैं बड़ी फौजी मिलिट्री के खानदान से आई हूँ, बड़े रख रखाव वाले खानदान से आई हूँ। अब यहाँ पर मजीद इजाफा कर लेते हैं इस तासुर का कि ये जो ओरिजिन हमें दिखाया गया है घर का इटसेल्फ, जो घर हमें असल में होता क्या है, घर की असल जो दिखाई गई वो भी सिंबॉलिक है, क्योंकि ये एक दफा बिलोंग करता था मिस्टर लेट फॉक से। फॉक जो एक बंदा था वो कैबिनेट मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर के घर कहती है मैं खरीद लूं, हालांकि ये वही सरसरी साई कहती है, लेकिन वो टेस्टमेंट दिल पे ही लगा लेता है। मिस्टर जज ब्रेक को बताती है ना कि मैंने तो फिजूल में उसे कहा था, करने को कोई बात नहीं थी, वो भी बेवकूफ कोई बात कर नहीं पा रहा था, तो मैंने हमें इसे कर दिया कि ये घर कितना खूबसूरत है, तो उसने ये मुझे घर के लिए जो है कोशिशें करनी शुरू कर दी।
अब ये जब मिस्टर थे ना वफात पा चुके थे तो बेगम ने घर बेच दिए, जाहिर है खर्चे नहीं पूरे होते थे। ये ड्रॉ क्या करता है, ये हमें कॉन्सेप्ट दिखाता है क्लास कॉन्शियसनेस का। यहाँ तबकाती निजाम आ जाता है, बड़े घर में रह के बड़ी मेम बनना चाहती है ना, सोशल स्टेटस दिखाना चाहती है कि मैं बंगले में रह रही हूँ, मैं छोटे से मकान में नहीं रह रही हूँ। लिहाजा हाउस जो है वो हमें रिमाइंड क्या करवाता है, वन ऑफ द डिपार्टेड सोल, वो सोल जो मिस्टर फाख है, जो कि वफात पा चुके हैं। अब सिंबलिज्म क्या है, ये डिक्लाइन ऑफ पावर का सिंबल है, एरिस्टोक्रेसी के डिक्लाइन का भी सिंबल है। घर के अंदर चूंकि पहले से एक अमीर बंदा वफात पा चुका है और अब एक मिडिल क्लास बंदे ने आके घर खरीद लिया, तो डिक्लाइन ही हो गया ना। चेरी ऑर्चर्ड में क्या होता है, चेरी ऑर्चर्ड में अमीर लोग चले जाते हैं तो वो गरीब बंदे आ जाते हैं जनाब, वो उनका नौकर लोफा के नहीं घर खरीद लेता, तो वहां पर भी डिक्लाइन ऑफ पावर और डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी है। ये 1819 की जो सेंचुरी में चल रहा था वो हमें चला। पेस्टोल जो ये बार बार निकालती है धमकाने के लिए, वो भी सिंबलिज्म शो करता है। वो जनाब इसकी अब्बा ने ही इसे तोहफे में दे रखा था, यही जाहिर अब्बा के पास जहेज में कुछ और होगा नहीं, तो उन्होंने पेस्टोल का डब्बा भी इसे दे दिया। अब ये सिंबलिज्म क्या है, मैस्कुलाइन पावर का और एग्रेशन का। वो मैस्कुलाइन पावर जो समझती है कि ये मेरे पास है, मेरे पास अभी भी ये ताकत है। और एग्रेशन किस किस्म की है इसके पास जंगजू नेचर है, किसी से भी पंगा ले सकती है और किसी को भी शूट कर सकती है। इस किस्म की जनाब ये अपने अंदर पावर रखती है। दे गेव हैडा द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और लिहाजा यही वो पेस्टोल था जो इसको जिंदगी भी दे रहा था, कि डराती थी धमकाती थी। टेस्मैन को 2 दफा धमकाती है उसको, एलियट को धमकाती है, मिस्टर जज ब्रेक को धमकाती है, और इससे उसे जिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर अपनी जिंदगी को धमकाती है तो मौत से जा मिलती है। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आलात हमें दिखाए गए हैं इसके अंदर, जिसमें हैडा क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है हर कंट्रोल, अपने कंट्रोल को वो यहाँ पर हमें दिखाती है, इसका इस्तेमाल करती है, एक्सर्ट करती है, यूज करती है, किसका, अपने कंट्रोल का। किसके ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर, उनकी जो होती है ना किस्मत, उसके ऊपर। बंदूक के जरिए वो किस्मत पे कंट्रोल करना भी चाह रही थी। वो चाहती थी कि जज ब्रेक भी उससे डरे, एलियट भी उससे खौफ खाए, उसका शोहर भी उससे खौफ खाए, और हर कोई उसकी बात माने बंदूक के बलबूते पे। तो लिहाजा जो उसने पावर शो करने के लिए दिखा रखा था, और यही उसकी मौत का बाइस भी बन जाती है। आयरोनिकली होता क्या है, आयरोनिकली होता है, यानी ऑपोजिट हो जाना चीज का। डराती थी लोगों को, ह्यूमन बीइंग की कंट्रोल करना चाहती थी किस्मत। हुआ क्या पेस्टोल के साथ, उसने क्या किया, उसने तो इसका अपना ही डाउनफॉल और मौत लेके आ गई। पेस्टोल ने इसकी अपनी डाउनफॉल और अपनी ही मौत की, और इसने शूटिंग कर लिया अपने आप को थ्रू द टेम्पल। अब जो उसने अपने आप को टेम्पल में गोली मारी है, इसका भी एक कोड है, बंदूकी के साथ इसने जनाब अपने आप को टेम्पल में जो गोली मारी, उसकी सिंबलिज्म क्या है। एंड ऑफ द प्ले में ऐसा होता है जब ये अपने आप को शूट्स कर लेती है और अपने टेम्पल पे गोली मारती है, याद रखना ये गोली भी अपने कनपट्टी पे मारती है, ताकि जो है फौरन से पहले मौत हासिल करे। और वो जो पेस्टोल से है वो इसकी फ्रीडम का बाइस बन जाती है, इस पेस्टोल से ये आजादी हासिल कर लेती है। इस एक्ट में ये जो इसने अमल किया था गोली मारने का, इन इटसेल्फ इज आल्सो ड्रिव्ड फ्रॉम हर पास्ट, और ये उसके पास्ट से ही लाया गया था, क्योंकि अब्बा जान जो थे वो फौज में थे, और अब्बा जान का कोड था जनाब, जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा किसी भी तरह से, तो ये लोग क्या करेंगे, ये मिलिट्री कोड यूज करेंगे, ये अपनी जानें दे देंगे, लेकिन दुश्मन को राज नहीं बताएंगे, और मारेंगे कहाँ, कनपट्टी पे बंदूक मारेंगे, इससे पहले कि ये कैदी बन जाए। ये जनाब इसका पास्ट था। कमिटेड सुसाइड, मर जाती है, शूटिंग कर लेती है अपने आप को, और अपने टेम्पल, अपने कनपट्टी पे गोली मारती है, और जनाब ग्लोरीफाइड कर लेती है, शान हासिल कर लेती है, डीम्ड करती है वो हाईएस्ट फॉर्म इन द ऑनर। और वो क्या करती है, शानदार और सोच विचार के बाद अपना ऑनर लेती है, कहाँ, अपने मिलिट्री कोड के अंदर। और जनाब व्हेन ऑल इज लॉस्ट, उस वक्त लेती है जब सब कुछ इसके हाथ से जा चुका होता है। और मिलिट्री कोड वालों को भी यही कहा जाता है, जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा तब गनपटी पे गोली मारनी है, अदरवाइज आपने अपने आप को कुछ नहीं करना, बचा के रखना है। एंड पे क्या होता है, वो जज ब्रेक इसको आके धमकियां शमकियां लगाता है ना, ये उसके बाद अपने आप को गोली मारती है, जब इसे कहता है कि अब तुम मेरे पास ही आ जाओ, दफा मारो, अब क्या आप आपस में लड़ाई करें, एक दूसरे के साथी बनते हैं, मेरा टाइम गुजारो, मैं तुम्हारा टाइम गुजारता हूँ। तो जनाब उस वजह से, यानी कि उसके साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लिहाजा ये जो आइडिया हमें क्या दिखाया गया है कि ये अपने बाप से बहुत इन्फ्लुएंस थी, अब्बा का इस पे अच्छा खासा असर था। अच्छा मैं नेक्स्ट में इसको करती हूँ।